हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कामरिया अपने यूट्यूब चैनल लर्नोस्फीयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पिछले वीडियो लेक्चर में क्लास 10th केमिस्ट्री, क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट जो है उसके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो पढ़ चुके हैं। 2 पार्ट उसके ऑलरेडी बन चुके हैं और ये है उस वीडियो का 3rd पार्ट जिसमें चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बचे हुए सारे टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक बचा है उसमें से मेन टॉपिक जो है एक वो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। अब मैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आपको सिखाऊंगा कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से, है ना। एक बार और हम स्टार्टिंग से लेते हैं किसे, केमिकल इक्वेशंस को, और केमिकल इक्वेशन का टॉपिक जो है हम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया है, केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करना, है ना। एलिमेंट्स के सिंबल और कंपाउंड्स जो है उनके फॉर्मूलों की हेल्प से किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए थे। जैसे हमें बताना है कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कार्बन का भी हम सिंबल यूज करें, ऑक्सीजन का भी हम सिंबल यूज करें और कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम सिंबल यूज कर ले, ठीक है, मतलब फॉर्मूला यूज कर ले। ये एलिमेंट्स है तो इनके सिंबल्स और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, क्योंकि वो कंपाउंड है, ठीक है। तो ये क्या हो गई केमिकल इक्वेशन, जो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, है ना। केमिकल इक्वेशन लिखते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, कैसे लिखनी है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक बार और बता रहा हूं। देखिए, हमें जिस भी एलिमेंट का सिंबल या फॉर्मूला लिखना है, जो भी हमारे रिएक्टेंट्स है उसका सिंबल या फॉर्मूला हम लिखें। फिर अगर मोर देन वन रिएक्टेंट है तो उसका भी हम फॉर्मूला लिखेंगे, दूसरे रिएक्टेंट का भी सिंबल या फॉर्मूला लिखेंगे और दोनों रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन हम यूज करेंगे, ठीक है। सारे रिएक्टेंट्स लिखने के बाद अगर रिएक्टेंट मोर देन 2 है तो फिर हम प्लस का साइन यूज करेंगे और थर्ड रिएक्टेंट का भी फॉर्मूला या सिंबल यूज कर लेंगे, ठीक। सारे रिएक्टेंट्स लिखने के बाद हमें एरो का साइन लगाना है और एरो के राइट हैंड साइड हमें कंपाउंड्स, हमें प्रोडक्ट, है ना, जो भी प्रोडक्ट हमारा रिएक्शन के बाद बन रहा है उनके फॉर्मूले या सिंबल्स हमें लिख देने हैं, है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये मैंने लिख दिया। कुछ और भी प्रोडक्ट इसमें बनता तो मैं यहां प्लस लगा करके यहां पर उस कंपाउंड का फॉर्मूला या सिंबल लिख देता। अगर एलिमेंट होता तो सिंबल और कंपाउंड होता तो फॉर्मूला लिख देता। ऐसे ही अगर मोर देन 2 रिएक्टेंट होते एक और हम लिख देते, है ना। कुछ एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किससे, NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये 2 कंपाउंड हैं जो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या हुए, रिएक्टेंट्स हुए। तो रिएक्टेंट्स को मैंने क्या किया, फर्स्ट रिएक्टेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखा, फिर सेकेंड जो रिएक्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका भी फॉर्मूला लिखा और दोनों के बीच में प्लस का साइन यूज किया। अब मैं एरो का साइन यूज करूंगा। एरो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड हमेशा डायरेक्ट होगा, है ना। एरो की डायरेक्शन जो है रिएक्टेंट से हमें रखनी है किधर, प्रोडक्ट की ओर। अब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट, यहां से Na और यहां से Cl, NaCl, और यहां से H और यहां से OH, H2। तो ये NaCl एक प्रोडक्ट लिख दिया मैंने फॉर्मूला। अब क्या करना है, प्लस का साइन यूज करना है और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वाटर, उसका फॉर्मूला हमें लिख देना है। इस टाइप से हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो ये जो केमिकल इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, जनरली ये दोनों इक्वेशन जो मैंने लिखी है बैलेंस्ड है, लेकिन आपके सामने कुछ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी तो उनको आपको बैलेंस कैसे करना है ये हमें सीखना है ना। अब अनबैलेंस्ड और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है पहले तो आप ये जान लें, है ना। ऐसी केमिकल इक्वेशन
जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड कौन सी हो गई, ये वाली साइड है ना, ये रिएक्टेंट साइड हो गई, जिधर रिएक्टेंट से ये रिएक्टेंट साइड हो गई, और इधर क्या है, प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट साइड हो गई। एरो के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड और एरो के राइट हैंड साइड जो है वो प्रोडक्ट साइड हो गई। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें एरो के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड और एरो के राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड, सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो, सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो, उस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जैसा कि इन दोनों इक्वेशन में आपको दिख रहा है। देखिए रिएक्टेंट साइड देखिए, कार्बन एक एलिमेंट है, इसके कितने एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ सी लिखा है, मींस 1 एटम कार्बन का है ना, और O2 मींस 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, यानी कि 2 एटम्स मान लेते हैं, है ना। हम एटम्स की बात करें तो कार्बन का यहाँ 1 एटम है और ऑक्सीजन के क्या है, 2 एटम है। अब राइट हैंड साइड देखें एरो के, तो यहां भी कार्बन आपको 1 दिख रहा है और ऑक्सीजन के एटम कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, ठीक है। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड और एरो के राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड, दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट्स है उनके एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल है। 1 कार्बन इधर है तो 1 इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर है तो 2 एटम ऑक्सीजन के इधर भी हैं। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहां देखिए इसमें 1 एलिमेंट हम देखते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना 1 एटम है, क्लोरीन का कितना 1 एटम है, सोडियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन 1 यहां भी है। तो टोटल रिएक्टेंट साइड देखें तो 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, है ना, क्लोरीन और सोडियम और ऑक्सीजन इनके 1 एटम है। अब प्रोडक्ट साइड चेक करते हैं, तो प्रोडक्ट साइड देखिए, सोडियम कितना है 1 है, इधर भी 1 था इधर भी 1 है, इक्वल है। क्लोरीन देखिए इधर कितना है 1 और इधर भी कितना था 1, ठीक है। हाइड्रोजन इधर देखिए 1 यहां था 1 यहां था, टोटल 2 हाइड्रोजन एटम थे, यहां भी कितने हैं H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम है। ऑक्सीजन इधर 1 था इधर भी कितना है 1 ऑक्सीजन एटम। तो इस केमिकल इक्वेशन में भी हम देख रहे हैं कि एरो के राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड और एरो के राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड, सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, ठीक है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, इक्वल हो, उस केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और यदि ऐसा नहीं हो, अगर एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल हो, है ना, तो फिर उस केमिकल इक्वेशन को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन सी केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस लिखी जाती है तो रॉन्ग होती है, हमें केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो अब हम सीखने जा रहे हैं यदि केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड ही हो तो उसे हम बैलेंस कैसे करें, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पहले लिख देता हूं जो कि केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड होगी और फिर मैं उन्हें बैलेंस करके आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। इक्वेशन नंबर 1 देखिए जो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन में लिख रहा हूं। नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करता है किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। तो क्या बनता है, कौन सा प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मेशन होता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट बनता है और वाटर बनता है। देखिए है ना, ये एक एसिड है और ये एक बेस है। एसिड बेस जब भी रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में जानेंगे। अभी देखिए यहां से कैल्शियम और यहां से नाइट्रेट होता क्या है केमिकल इक्वेशन में, देखिए चलो अभी बैलेंस करना सिखा देता हूं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। देखिए यहां से कैल्शियम और यहां से नाइट्रेट CaNO
3 होल ट्वाइस। ये कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है, CaNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, और साथ में बनता है इसमें H2O। ठीक, अभी आपको ऐसी इक्वेशन वो लिख कर देगा एग्जाम में। इक्वेशन जो आएगी इस तरह से लिखी हुई रहेगी। ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है और आपको कहा जाएगा बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, आप पहले तो चेक करें कि ये कैसे अनबैलेंस्ड है। तो सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स चेक करें वन बाय वन। यहां देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितने एटम आपको दिख रहे हैं, देखिए 1। हाइड्रोजन यहां पर आपको 1 दिख रहा है। ठीक, नाइट्रोजन कितना है, 1। ऑक्सीजन 3, यहां कैल्शियम 1। ऑक्सीजन कितने हैं, ये 1 दिख रहा है लेकिन यहां 2 लगा हुआ है, मींस है ना, होल ट्वाइस है तो 2 हमारे पास ऑक्सीजन के एटम है और ये 2 यहां पर क्या है, हाइड्रोजन के एटम है। अब देखिए हाइड्रोजन 1 तो यहां पर है और हाइड्रोजन 2 यहां पर है, तो रिएक्टेंट साइड टोटल 3 हाइड्रोजन आपके पास है ना। नाइट्रोजन 1 है, 1 ही है और नाइट्रोजन आपको रिएक्टेंट साइड कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए ऑक्सीजन 3 यहां पर है और 2 यहां पर है, ये 2 एटम यहां पर भी है ना, तो टोटल ऑक्सीजन आपके पास 5 है। 5 एटम ऑक्सीजन के हैं आपके पास रिएक्टेंट साइड। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। हम पहले रिएक्टेंट साइड देख लें कि कौन से एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स अपने पास हैं, तो हमने ये सब देख लिया। अब देखिए प्रोडक्ट साइड चेक कीजिए। कैल्शियम कितना है, 1 कैल्शियम है ये। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 3 2 6 और 1 ऑक्सीजन यहां भी है, तो टोटल 7 ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब देखिए क्या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं। हाइड्रोजन देखिए यहां 3 है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड ओनली 2, 1 हाइड्रोजन कम है प्रोडक्ट साइड। नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है। ऑक्सीजन इधर 5 है, इधर 7 है। कैल्शियम इधर 1 है और इधर 1 है। कैल्शियम दोनों साइड क्या है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल है, लेकिन बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो है इनके नंबर ऑफ एटम्स क्या है, अनइक्वल। अनइक्वल है मींस ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये केमिकल इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि ये जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों के आगे आपको कोफिशिएंट लगाना है, मतलब आपको किसी होल नंबर का मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूले में और क्या करना है, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल करने हैं। फॉर्मूला जो है HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है, तो आपको ये फॉर्मूला जो है ये चेंज नहीं करना है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला यही रहेगा, बस इस फॉर्मूले के आगे आप किसी सुटेबल नंबर का, होल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आपको गेस करना पड़ेगा कि कौन से नंबर का इस फॉर्मूले में हम आगे मल्टीप्लाई करें कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या हो जाए, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाए, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको करके बताता हूं। देखिए अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है, चलो जनरली देखो हर एक केमिकल इक्वेशन में जनरली आपको मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेंगे ही मिलेंगे केमिकल इक्वेशन में, तो इनका बैलेंसिंग हमें सबसे बाद में करना है, ठीक है। इनके अलावा सारे एटम्स हमें पहले बैलेंस कर लेने हैं। तो हम पहले देखें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड 2 है, हमें इक्वल करना है, तो उधर से हम कम नहीं कर सकते, है ना। हम कहीं भी जो नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं उन्हें हम कम नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाते टाइम भी हमें यह ध्यान रखना है कि कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाए, फॉर्मूला जो है वही रहेगा। हमें सिर्फ फॉर्मूले में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो कैसे, देखिए मैं करके बताता हूं। नाइट्रोजन इधर 1 है और इधर 2 है, तो आपको इधर 2 करना है। तो नाइट्रोजन कौन से फॉर्मूले में है,
इस फॉर्मूले में है, तो आप क्या करें, इस फॉर्मूला के आगे 2 का मल्टीप्लाई कर दे, मीन्स हो जाएगा यहां पर 2HNO3। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन इधर भी 2 हो गया, ये मल्टीप्लाई हुआ है तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबके साथ हुआ है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई इस फॉर्मूले में करने से क्या हुआ, नाइट्रोजन 2 हो गए और इधर भी नाइट्रोजन कितने थे 2, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। ठीक है, अब कैल्शियम हमारा ऑलरेडी बैलेंस था, दोनों तरफ इक्वल था, बचे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी बैलेंसिंग अब चेक कर लेते हैं। तो यहां 2 का मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, देखिए 2 तो यहां पर और 2 यहां पर, 4 हो गए हैं, और उधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, है ना, ये 2 का मल्टीप्लाई पूरे फॉर्मूले में हुआ है, तो हाइड्रोजन यहां 2 हो गए और 2 यहां है, 4 हाइड्रोजन हो गए, और इधर कितने हैं 2 हाइड्रोजन इसी फॉर्मूले में। तो हम इस फॉर्मूले में भी किसी सुटेबल होल नंबर का मल्टीप्लाई करें और हाइड्रोजन कितने कर दे, 4 कर दे, इधर 4 है रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड भी हम 4 कर देते, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो ऑलरेडी है यहां पर, हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना, मीन्स हो जाएगा यहां पर 2H2O। ठीक है, 2H2O हो जाएगा। अब देखिए यहां 2 का मल्टीप्लाई करने से नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया था, इस वाटर मॉलिक्यूल में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, इससे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर देखिए 2 ये और 2 ये, 4 था रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ 2 था, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया हमने तो 2 2 जा 4 हो गया। अब ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 तो ऑक्सीजन यहाँ हो गए और 2 यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए 8। अब उधर देखिए 3 2 जा 6 तो यहाँ थे और 1 यहाँ था, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, इस जगह पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, देखिए तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो गए हैं 2 हो गए हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए हैं 2 हो गए हैं, मतलब 3 2 जा 6 तो यहाँ पर और 2 का मल्टीप्लाई करने से 2 यहाँ पर हो गए, यानी 8 हो गए हैं, सारे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए हैं। देखिए तो मैं इसको बैलेंस फॉर्म में लिख देता हूँ, यहाँ क्या किया 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक, प्लस इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज इट इज हमने रहने दिया। अब देखिए इस फॉर्मूले में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो ये एज इट इज लिख दो CaNO3 होल ट्वाइस, प्लस यहाँ H2O था, हमने 2 का मल्टीप्लाई करके 2H2O कर दिया। ठीक है, पहले हमारे पास केमिकल इक्वेशन ये थी, अब हमें बैलेंस करने की कहा गया तो हमने ये लिख दी। देखिए अब इसमें और इसमें क्या था, हाइड्रोजन टोटल इसमें कितने थे 2 और 1 3 हाइड्रोजन थे, 1 नाइट्रोजन था, टोटल 5 ऑक्सीजन थे, 1 कैल्शियम था। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड 1 कैल्शियम 2 नाइट्रोजन 7 हाइड्रोजन और 7 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो कैल्शियम बैलेंस था, बाकी कुछ भी बैलेंस नहीं था, सब कुछ अनबैलेंस था। तो हमने पहले नाइट्रोजन को बैलेंस किया। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, इधर 2 थे नाइट्रोजन, तो यहां पर जिस फॉर्मूले में नाइट्रोजन आ रहा है उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2HNO3 हो गया। तो ये 2N यहां पर और 2N इधर भी है, तो नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हुआ। फिर कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस था, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन देख लेते हैं, है ना। तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करने से देखो पहले ऑक्सीजन था 3 और 2 5, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करने से 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गया। अब 8 ऑक्सीजन हो गया, उधर देख लेते हैं 3 2 जा 6 और 2 ये 8 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 तो ये और 2 ये 4 और इधर 2 ही थे, हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन भी क्या हो गए 4 हो गए। कैल्शियम 1 इधर कैल्शियम 1 इधर, तो मतलब सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए इक्वल हो गए, एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों तरफ क्या हो गए, सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड। ये केमिकल इक्वेशन जो है ये क्या हो गई, बैलेंस्ड, है ना। आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा,
है ना। ये आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि किस नंबर का हम मल्टीप्लाई करें फॉर्मूले में कि उससे दोनों तरफ क्या हो जाए, सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाए। एक दो एग्जांपल और मैं बता देता हूं आपको, उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे। देखिए, अब दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। आपके पास इक्वेशन है NaOH प्लस H2SO4। ये दो रिएक्टेंट है और इनकी रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास वो क्या बन रहा है, Na2SO4 प्लस H2O, सोडियम सल्फेट और वाटर। अब आप पहले तो चेक कीजिए कि ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। इसे आप पहले तो चेक कीजिए, है ना। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अभी यहां देखिए सोडियम कितना है 1, ऑक्सीजन मैं यहां साइड में लिख देता हूं, है ना। Na कितना है 1, ऑक्सीजन 1 यहां पर, 4 यहां पर, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 5, हाइड्रोजन 1 यहां पर, 2 यहां पर, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 3। तो ये कहानी है रिएक्टेंट साइड की। हाँ, सल्फर रह गया अभी, है ना। सल्फर कितना है 1। तो रिएक्टेंट साइड सोडियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 5 एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम है और सल्फर के 1 एटम है। अब प्रोडक्ट साइड हम चेक करते हैं। तो देखिए, ये सोडियम कितना है 2 एटम्स है, सल्फर इसी सीक्वेंस में हम लिख देते हैं ना, ऑक्सीजन 4 और 1 5 है, हाइड्रोजन 3 है और इधर हाइड्रोजन क्या है 2, फिर सल्फर 1, यहां भी सल्फर 1। तो अब देखिए, सोडियम इधर 1 था, इधर 2 है, मतलब सोडियम बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। अब सोडियम अनबैलेंस है तो हमें क्या करना है, देखिए इधर चेक कीजिए 2 है और इधर 1 है। अब जिस तरफ नंबर ऑफ एटम्स कम है उस साइड हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो रिएक्टेंट साइड क्या है, सोडियम का नंबर ऑफ एटम 1 है और प्रोडक्ट साइड 2 है, तो हमें रिएक्टेंट साइड भी बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाने के लिए हम क्या करें, वो फॉर्मूला देखें जिसमें सोडियम है। तो सोडियम किस में है, इस वाले में। अब उधर 2 है, इधर भी सोडियम 2 करना है, तो इस फॉर्मूले में कितने का मल्टीप्लाई कर दे, 2 का। इस फॉर्मूले में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी 2NaOH। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई करने से सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन बाकी अदर एटम्स भी चेक करने पड़ेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 2 का मल्टीप्लाई पूरे फॉर्मूले में हुआ। अब पूरे फॉर्मूले में हुआ तो सोडियम कितने हो गए 2 हो गए, है ना। अब ऑक्सीजन पहले 5 थे, लेकिन यहां 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 तो यहां पर और 4 यहां पर, कितने हो गए 6 हो गए। हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, पहले 3 थे अब 4 हो गए, ठीक है। सल्फर में मल्टीप्लाई हुए ही नहीं है। अब अभी चेक कर लीजिए, रिएक्टेंट साइड सोडियम 2 हो गए, प्रोडक्ट साइड भी सोडियम 2 है, मतलब सोडियम क्या हो गया, दोनों तरफ इक्वल, मतलब ये हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखिए, इधर 5 इधर 6 है, अब 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 6 है और इधर कितना है 5 ही है अभी। तो हम क्या करें, हम देखिए इस वाले कंपाउंड में, अब सोडियम वाले में हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है ना। अब इसमें हम क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दे, इस फॉर्मूले में हम मल्टीप्लाई कर दे 2 का, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा। अब 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 यहाँ हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा।
ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ H2O की जगह अब हम क्या लिख देंगे, 2H2O, है ना। फॉर्मूले में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए और क्या अनबैलेंस है, अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। अब सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस था, है ना, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, सल्फर में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर कितने 4, पहले 3 थे लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 4 हो गए थे, इधर 2 थे लेकिन हमने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गए। मतलब अब सारे एटम्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो अब बचे हुए जो फॉर्मूले हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 लगा करके लिख दिया, इसमें हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया तो इसको एज इट इज H2SO4 हम लिख देंगे, एरो का यूज करेंगे। इस फॉर्मूला में हमने कोई चेंज नहीं किया तो ये Na2SO4 ही हम रहने देंगे, है ना। अब इसमें हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो H2O की जगह हम 2H2O लिख देंगे। तो ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन बनी ये क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें आप चेक कीजिए सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या है, इक्वल है। देखिए 2 सोडियम 2 सोडियम, ऑक्सीजन 2 तो ये है ना, ये 2 पूरे के साथ है ना, तो 2 ये और 4 ये 6। अब ऑक्सीजन देखिए 4 तो ये रहे और 2 ये रहे 6। फिर हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4। ठीक, तो सोडियम चेक कर लिया, ऑक्सीजन चेक कर लिया, हाइड्रोजन चेक कर लिया, ठीक है दोनों साइड। सल्फर तो 1 यहाँ है 1 यहाँ है, सारे एलिमेंट जो है उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। इस तरह से चेक कर लेना है। इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद आपको चेक भी करना है कि क्या मैंने जो इक्वेशन लिखी है बैलेंस करने के बाद इसमें एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं या नहीं हैं। अगर इक्वल हो गए हैं तो आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। वन मोर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, एक एग्जाम्पल और देकर आपको समझा देता हूं। देखिए हमने लिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 प्लस H2SO4, ठीक। अब ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे BaSO4 प्लस HCl, है ना। अब ये क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये हम आगे समझेंगे। रिएक्शन कैसे होती है वो फिर हम जानेंगे। अभी हम सिर्फ बैलेंसिंग पर बात करेंगे। देखिए ये देखिए बेरियम क्लोराइड जो है इसमें आप देखिए Ba कितना है 1 है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, है ना। तो ऐसे चेक करेंगे, Ba जो कि बेरियम होता है वो 1 है, इधर भी 1 है। फिर क्लोरीन इधर 2 है ना, इधर क्लोरीन 1 है। फिर देखिए हाइड्रोजन यहां पर 2 है, हाइड्रोजन इधर 1 है। सल्फर इधर 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। मतलब देखिए क्या क्या इक्वल है, आपको दिख रहा है बेरियम इधर भी 1 इधर भी 1, फिर सल्फर इधर भी 1 इधर भी 1, फिर ऑक्सीजन इधर भी 4 इधर भी 4। मीन्स बेरियम सल्फर ऑक्सीजन एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, मतलब ये एटम्स ऑलरेडी बैलेंस है। अब अनबैलेंस कौन है जो इक्वल नहीं है, तो कौन कौन इक्वल नहीं है, एक तो देखिए क्लोरीन इधर 2 है
इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर 1 है। तो हम क्या करें, इस फॉर्मूले में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से आप लिख देंगे BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2HCl। अब चेक कीजिए, इस केमिकल इक्वेशन में सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ क्या हो गए, इक्वल हो गए। मीन्स ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो समझाया है। अब आप अपनी साइंस की एनसीईआरटी बुक उठाइएगा और चैप्टर फर्स्ट की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, चैप्टर फर्स्ट की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन करके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उनको आप बैलेंस करने के लिए ट्राई कीजिएगा, है ना। कोशिश कीजिए जो मैंने सिखाया है उस बेसिस पर आप उन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। और यदि कोई केमिकल इक्वेशन आपसे बैलेंस नहीं हो पाती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि उसको बैलेंस आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में 2 और स्मॉल स्मॉल से टॉपिक्स हैं, एक है कोरोजन और एक रेंसिडिटी, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम वो 2 टॉपिक और समझते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है। क्या? स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द वाटर वेपर एंड अदर हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर मेटल जो है वो ओपनली, है ना, खुले में यदि कोई मेटल पड़ी रहे तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर और अदर गैसेस उस मेटल से आकर रिएक्ट करती हैं और उसकी सरफेस के ऊपर एक अनवांटेड लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है और उस अनवांटेड सब्सटेंस की लेयर डिपॉजिट होने की वजह से वो मेटल जो है उसकी सरफेस धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, खराब होने लगती है, डिस्ट्रक्ट होने लगती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर और अदर हार्मफुल गैसेस की वजह से किसी मेटल का स्लोली क्या होना, डिस्ट्रक्ट होना, खराब होना, डिस्ट्रॉय होना, इसे हम कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द वाटर वेपर एंड अदर हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यह डेफिनेशन आप कोरोजन की दे सकते हैं। कोरोजन जो है उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? तो एक मोस्ट कॉमन चीज जो आपने देखी होगी, रस्टिंग ऑफ आयरन। यदि आयरन के किसी ऑब्जेक्ट को आप ओपनली रख देंगे तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाएगी ना, आयरन में, लोहे में जंग लग जाएगी। तो वो जंग जो है, वो रस्टिंग जो है, वो क्या है? कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ऐसे ही आपने ब्रास, है ना, ब्रास समझते हैं आप, पीतल या तांबे के, सॉरी पीतल नहीं, तांबे के, कॉपर के हम बात करें, कॉपर के अगर क्या बर्तन हमारे घर पे हैं तो हमने अक्सर देखा होगा कि तांबे के बर्तनों में अगर लॉन्ग टाइम तक वो ऐसे ही पड़े रहें तो उसमें नीला हरा सब्सटेंस, नीले नीले, है ना, ब्लूइश ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस जो है अंदर डिपॉजिट हो जाता है, वो भी क्या है? कोरोजन। उसे भी हम कोरोजन कहेंगे। ऐसे ही सिल्वर ऑर्नामेंट्स को यदि आप ओपनली रख देंगे तो आप देखेंगे कि ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, है ना, धीरे धीरे जो सिल्वर है वो डार्क होने लग जाएगी। तो वो ब्लैक कोटिंग जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन का। तो कोरोजन क्या होता है?
स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द वाटर वेपर एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड डिपोजिशन ऑफ ब्लू ग्रीन कलर कंपाउंड्स ऑन कॉपर वेसल्स। ओके, ये क्या हो जाएंगे? कोरोजन के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब कोरोजन का जो टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 3 में भी है, मेटल नॉन मेटल वाले में, वहां यह टॉपिक थोड़ा डिटेल में दिया गया है। चैप्टर 1 में सिर्फ आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स जानने थे। चैप्टर 3 जब हम पढ़ेंगे तो वहां आप कोरोजन के बारे में और भी कुछ जानेंगे। हम रस्टिंग ऑफ आयरन के प्रिवेंशन देखेंगे, या कोरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं ऐसे जिससे कि हमारी मेटल जो है उनका कोरोजन ना हो, स्पेशली आयरन में रस्ट ना लगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये जो प्रिवेंशन के तरीके हैं ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। हालांकि जनरली कुछ मैं बता देता हूं, जैसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या करें, रोकना चाह रहे हैं, प्रिवेंशन करना चाह रहे हैं हम कि हमारे आयरन आर्टिकल जो है उन पर रस्ट न लगे, तो हम जनरली क्या करते हैं, हम या तो पेंट या वार्निश लगा देते हैं उनकी सरफेस पर, जिससे कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर और अदर हार्मफुल सब्सटेंस आयरन के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर दूसरी मेटल की जो है वो लेयर चढ़ा सकते हैं जिससे उसका कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा ऑयल या ग्रीस लगा सकते हैं। तो ऐसे कुछ तरीके अपना करके हम क्या कर सकते हैं, हम आयरन की रस्टिंग को रोक सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रेंसिडिटी। टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट वो क्या है, रेंसिडिटी। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है रेंसिडिटी। अब ये क्या होता है, तो देखो रेंसिडिटी क्या चीज है, आपका जो फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ऐसा फूड मटेरियल जिसमें क्या हो, फैट प्रेजेंट हो, ऑयल या फैट प्रेजेंट हो, उस फूड मटेरियल का क्या होता है, यदि हम एटमॉस्फेयर में उसको ओपन रख दें तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन जो है हमारे फूड मटेरियल में प्रेजेंट ऑयल या फैट के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेती है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमने पढ़ी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो हमारे फूड मटेरियल में प्रेजेंट ऑयल या फैट जो है उसको यदि हम ओपनली रखें तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन उसका ऑक्सीडेशन कर देगी। अब इससे होगा क्या, तो यदि फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन हो गया तो फूड मटेरियल का टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगी, टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा और स्मेल भी उसमें से आने लग जाएगी, बुरी स्मेल उसमें से आने लग जाएगी। तो क्या होगा, क्या समझ आया आपको, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन जो होता है इसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं, है ना। क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग ऑयल और फैट इज नोन एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के कारण क्या हो जाता है, फूड मटेरियल का टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाती है, और ऐसे फूड मटेरियल को हम रेंसिड बोलते हैं कि ये फूड मटेरियल अब क्या हो गया, रेंसिड हो गया, है ना। एग्जांपल्स, आप अपने घरों में वेजिटेबल्स या चपाती जो है उसको ओपनली छोड़ दें अगर क्या 24 आवर्स के लिए, तो आप देखेंगे क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसमें से स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो वो क्या हो गया, उसका रेंसिडिटी हो गई। ठीक है, अब रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए फूड मटेरियल को, है ना, जो पैकेज्ड फूड आइटम आते हैं, है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो चिप्स आते हैं, पैकेज्ड चिप्स, तो उनकी जो क्या, उनके जो वेपर होती है, जो पन्नी होती है उनकी, उस पन्नी के अंदर क्या, नाइट्रोजन गैस जो है वो भर के रखते हैं, ऑक्सीजन चिप्स के कांटेक्ट में ना आए इसके लिए क्या, नाइट्रोजन जो है वो उस पाउच के अंदर भर के रखते हैं। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन का फूड मटेरियल से कांटेक्ट ना हो और उसकी रेंसिडिटी ना हो, वो रेंसिड ना हो। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो है ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट हम बोल सकते हैं इसको, वहां पर ऑक्सीडेशन से बचाता है किसको, फूड मटेरियल को। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं,
तो फूड मटेरियल को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे और भी प्रिजर्वेटिव से बहुत सारे केमिकल्स हैं जो आपके फूड मटेरियल के अंदर मिक्स किए जाते हैं, इसलिए ताकि फूड मटेरियल लॉन्ग टाइम तक क्या रहे, सेफ रहे, उस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, ठीक है। तो मैंने रिटर्न में आपको कुछ नहीं दिया है कोरोजन और रेंसिडिटी का, लेकिन मैंने आपको पूरी प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। मैंने जो बोला है इसको सुन करके आप नोट कर सकते हैं, है ना। आई थिंक आपको अच्छे से चैप्टर की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बस ये रेंसिडिटी लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ चैप्टर 1 जो है वो पूरा फिनिश हो चुका है। अब आप पार्ट 1, 2 और 3 तीनों को एक बार देखिए और पूरे चैप्टर को क्लियर कीजिए। और हर चीज़ यहाँ पर लिख पाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, तो आप नोट्स जो है मैं जो बोल रहा हूँ उस बेसिस पर भी थोड़ा नोट्स बनाइएगा। और अधिकतर चीज़ें तो मैंने आपको मेंशन कर ही दी हैं बोर्ड पे, लेकिन हाँ जो चीज़ें मैं यहाँ नोट नहीं कर पाया और लिख नहीं पाया हूँ वो जो मैंने बोला है डेफिनेशंस वगैरह वो लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कीजिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 पूरा क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जिसका नेम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जो है वो प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो है उनकी वीडियोस भी आपको मिल सके। थैंक यू।